हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना शुरू भी कर दिया था। हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी या एडेनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होने वाला जो चौथा हार्मोन है वो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ACTH। इसको कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है। यह एड्रेनल कॉर्टेक्स को उद्दीप्त करता है और उसमें रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। इससे स्टेरॉइड का स्रवण एवं उत्पादन बढ़ जाता है तथा विशेष रूप से कॉर्टिजोल स्राव को नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला ये जो ACTH हार्मोन है, ये कौन से ग्लैंड पे फंक्शन करता है? ये एड्रेनल ग्लैंड पे फंक्शन करता है। एड्रेनल ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? सुप्रारेनल ग्लैंड, क्योंकि ये रेनल यानी किडनी के ऊपर मौजूद रहता है, इसीलिए इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स, जो कॉर्टिजोल सिक्रेशन होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होता है, तो वो सारा जो सिक्रेशन एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है, तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? उसको ये ACTH हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो आइए इसको डायग्राम देख के समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है? CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले निकलता है, जो कि एक केमिकल मैसेंजर है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि अभी ACTH हार्मोन सिक्रेशन करना है। तो CRH का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ACTH सिक्रेशन के लिए। ACTH सिक्रेशन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाके कहाँ तक पहुँचता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स तक पहुँचता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स को ये फिर स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिजोल नामक हार्मोन सिक्रेशन करने के लिए। ये जो कॉर्टिजोल है, ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है। ये शरीर में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी शरीर में जब ग्लूकोज की नेसेसिटी होती है तो ये ग्लूकोज फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो जो भी प्रोटीन हम लोग आहार में ग्रहण करते हैं, उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको शरीर में उपयोगी बनाने के लिए कॉर्टिजोल हेल्प करता है। फैट मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। तो फैट का डाइजेशन होने के बाद जो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए भी कॉर्टिजोल हेल्प करता है। इसके अलावा ये लाइसोसोम्स को स्टेबलाइज करता है। लाइसोसोम्स क्या होती हैं? लाइसोसोम सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। मतलब किसी सेल की डेथ अगर होनी हो तो लाइसोसोम उस सेल को एनगल्फ कर लेती है। उस सेल की डेथ के लिए लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर लाइसोसोम अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो क्या होगा? सारे सेल्स धीरे धीरे डेथ हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके काम को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कॉर्टिजोल की जरूरत होती है। तो ये कॉर्टिजोल एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स को कौन बताता है कि कॉर्टिजोल रिलीज करना है? ACTH इसको स्टिमुलेट करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसको इसीलिए कहा जाता है। तो बॉडी में जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन उत्पन्न होती है, स्ट्रेस का मतलब है ग्लूकोज डेफिशिएंसी हो रही है या फिर प्रोटीन या फैट डेफिशिएंसी हो रही है, किसी काम के लिए कोई मॉलिक्यूल चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो ये जो स्ट्रेस वाली कंडीशन है, यानी अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगी इसकी खबर, और हाइपोथैलेमस एक्साइट होगा और क्या करेगा? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फिर कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके ACTH सिक्रेशन करवाएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेशन करवाएगा।
और ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फिर एड्रेनल ग्लैंड के पास पहुंच के कॉर्टिसोल सिक्रेशन करवाने में एड्रेनल कॉर्टेक्स की हेल्प करेंगे। जब ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, इनहिबिटरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस के पास खबर पहुंचेगी और हाइपोथैलेमस फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को बताएगा कि अब आपको ACTH सिक्रेशन करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि कॉर्टिसोल की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है शरीर में। ठीक है, तो वो ACTH का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से बंद करवा देगा। तो इस तरह से ACTH का जो सिक्रेशन है वो मेंटेन होके रहता है। अब आइए देखते हैं ACTH के डिसऑर्डर्स क्या हैं, यानी अगर ACTH का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा कम हो तो क्या होता है और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है। इस हार्मोन की कमी से एड्रेनल ग्लैंड की कार्य क्षमता घट जाती है क्योंकि हमें पता है ACTH एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल सिक्रेशन करने में मदद करता है। तो अगर ACTH कम हो गया तो एड्रेनल ग्लैंड की कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी, एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा। और कॉर्टिसोल जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ब्लड सप्लाई को भी ये बढ़ाता है। लेकिन कॉर्टिसोल अगर कम हो गया तो क्या होगा, तो ये सारी मेटाबॉलिज्म, ये जो सारी मूवमेंट होती है, ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, ब्लड सप्लाई करवाना, ये सारी फंक्शंस बॉडी में कम हो जाएगी और त्वचा पीली पड़ जाएगी। इस कंडीशन को एडिशन डिजीज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं एडिशन डिजीज में क्या होता है। एडिशन डिजीज में देखिए स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, वीकनेस आने लगती है, वेट लॉस भी होने लगता है। अगर यही कंडीशन बहुत ज्यादा दिनों तक बनी रहे तो वेट लॉस भी पेशेंट में हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें नौसिया या उबकाई आना, डायरिया या लूज मोशन, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म या मोबिलाइजेशन कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, वाटर का मूवमेंट भी सही से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द भी हो सकता है। स्किन में विटिलिगो डेवलप कर सकता है या स्किन की नॉर्मल कलर मेंटेन नहीं हो पाती है, कहीं कहीं दाग धब्बे ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी सफेद धब्बे भी होने लग जाते हैं। अगर सफेद धब्बे होने लग जाए तो उस कंडीशन को विटिलिगो कहा जाता है और अगर नीले या काले धब्बे होने लगे तो उस कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। इसके अलावा एड्रेनल क्राइसिस अगर हो, यानी एड्रेनल हार्मोन जो है, कॉर्टिसोल जो है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाए तो उस कंडीशन में फीवर हो सकता है, यानी बुखार हो सकता है, सिंकोप हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है आदमी, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, कन्वर्जन्स में झटके आते हैं, पेशेंट हाथ पैर झटकने लगता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रही है तो ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ब्लड में कम हो जाती है, हाइपोनैट्रीमिया हो सकता है, अगर सोडियम आयन की मात्रा कम हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपोनैट्रीमिया कहा जाता है, और सीवियर वोमिटिंग और डायरिया, उल्टी और लूज मोशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है। और ये जो सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड सही मात्रा में कॉर्टिसोल स्टेरॉइड उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। और एड्रेनल ग्लैंड में ये प्रॉब्लम क्यों देखी जा रही है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH की सिक्रेशन कम हो रही है, सही अमाउंट में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड को नहीं मिल पा रहा है। अधिकता होने पे कशिंग डिजीज हो जाता है जिसमें अधिक रक्त प्रवाह होने के कारण चेहरे की रक्त वाहिनियां फूली हुई दिखाई देती हैं, असामान्य स्थानों पर बाल उगाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, त्वचा पतली हो जाती है, आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण त्वचा पर नीले धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो एडिशन डिजीज में कॉर्टिसोल की मात्रा कम होने के कारण शरीर की मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाती है, ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, सही मात्रा में खून ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। उसी तरह कशिंग डिजीज में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और रक्त वाहिनियां बहुत ज्यादा फूल जाती हैं, रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में लाल लाल धब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कशिंग सिंड्रोम के बहुत सारे सिम्टम्स देख सकते हैं। कशिंग सिंड्रोम में एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पे और पूरी बॉडी में लाल लाल धब्बे आप लोग देख सकते हैं।
फेस, मून फेस इसमें नजर आता है। देखिए चेहरा गोल हो जाता है और चेहरे में सूजन आ जाती है, तो मून फेस नजर आने लगता है। प्लिथोरिक चीक्स, गालों पे लाल लाल धब्बे नजर आने लगते हैं, जैसे कि गालों से ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसा लगता है। ठीक, इसके अलावा बीपी बढ़ जाता है और हार्ट के मसल्स में सूजन आ जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी हो सकती है, एब्डोमिनल रीजन में फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर पे, पेट के ऊपर ऐसे स्ट्रेच मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो लंबे लंबे मार्क्स आप लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रेच मार्क्स हैं। कहीं भी चोट लगने की वजह से अगर हल्का सा भी खरोच आ जाए तो वहाँ पे नीले धब्बे पड़ सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और वुंड हीलिंग भी, अगर चोट लग जाए तो वो चोट बहुत ज्यादा अच्छे से जल्दी से नहीं भरती है। इसके अलावा बाल भी गिरने लग जाते हैं और फीमेल्स अगर हो तो हो सकता है उनकी दाढ़ी मूंछ निकल आए, जिसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। स्किन कमजोर होने लगती है, पतली होने लगती है, स्किन थिनिंग होने लगती है ना। हाइपरटेंशन हो जाता है या बीपी बढ़ा हुआ रहता है। बफेलो हम्प देखने को मिल सकता है, गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा ये फैट डिपॉजिट होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, तो इसको बफेलो हम्प कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो हमें कशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल्स में एमेनोरिया हो सकता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम बंद हो सकती है। और हिर्सुटिज्म, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फीमेल्स में दाढ़ी मूंछ निकल आना, बहुत सारा शरीर पे बाल निकल आना, उसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसकी लेवल्स जो मेंटेन होके रहती है, वो कॉर्टिजोल के बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से नहीं हो पाती और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मेल कैरेक्टर डेवलप करने लगता है। जैसे मेल्स में शरीर में बाल ज्यादा उगते हैं, सर पे कम होते हैं, है ना, तो उसी तरह फीमेल्स में भी सर के बाल झड़ने लगते हैं और शरीर पे बाल उगना बढ़ जाते हैं, जिस कंडीशन को हिर्सुटिज्म कहा जाता है। मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग देखने को मिलता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से ये जो एडिसन डिजीज हो रहा है या फिर कशिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, ये क्यों होता है? क्योंकि ACTH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा था वो सही से नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर ACTH की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रेशन हो रहे हैं एड्रिनल हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स, जिसको कॉर्टिजोल भी कहा जाता है, ये कॉर्टिजोल भी कम हो जाता है। और अगर ACTH की मात्रा बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा तो एड्रिनल हार्मोन्स और स्टेरॉइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये कॉर्टिजोल की मात्रा कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग एडिसन डिजीज कहते हैं, और अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ACTH के हाइपोसिक्रेशन की वजह से या कम सिक्रेशन की वजह से एडिसन डिजीज हो सकता है और ACTH के ओवर सिक्रेशन की वजह से कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बाद जो 2 हार्मोन्स आते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको गोनाडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। गोनाडोट्रोपिन्स या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन्स या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, ये किस पे असर दिखाते हैं? ये गोनाड्स पे असर दिखाते हैं। गोनाड्स में फीमेल्स में ओवरी इंक्लूड होती है और मेल्स में टेस्टिस इंक्लूड होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? LH। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH इसको लिखा जाता है। स्त्रियों में एक अस्थायी अंतःस्रावी ऊतक, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, का निर्माण होता है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का स्रावन कराता है। तो ये हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते वक्त भी पढ़ा था कि ओवरी में जब एक फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें से ईस्ट्रोजन का स्राव होता है और ओव्यूलेशन के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। लेकिन बीच में ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बताई गई है, ये ओव्यूलेशन कौन करवाता है? ये ओव्यूलेशन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करवाता है।
LH एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जो ओव्यूलेशन को उद्दीप्त करता है या जिसको डिम्बोत्सर्जन भी कहा जाता है, यानी फॉलिकल के अंदर से जब ये ओवम बाहर निकल जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसमें प्रत्येक माह डिंबाशय या ओवरी से परिपक्व अंडे मैच्योर एग का क्षरण होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ये फॉलिकल बढ़ के मैच्योर हो जाता है, इसके अंदर का ओवम भी मैच्योर हो जाता है ना, तब तक इसमें से ईस्ट्रोजन का स्राव हो रहा होता है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे जब LH अपना एक्शन दिखाता है तो ये मैच्योर फॉलिकल फूट के ओवम बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन खत्म होने के बाद जो चीज बच जाती है वो क्या कहलाती है? वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। फिर उसमें से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने लगता है। ये हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जब एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और उसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, तो वो ब्लड चैनल से होते हुए हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। हाइपोथैलेमस से फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन होना शुरू होता है। तो ये वो केमिकल मैसेंजर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि अब LH सिक्रेशन करना है, ओव्यूलेशन का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? GnRH। इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को बताता है कि LH का सिक्रेशन करना है। LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों की सिक्रेशन के लिए GnRH रिस्पॉन्सिबल है। यानी हाइपोथैलेमस बताता है कि FSH सिक्रेशन करना है और FSH जब अपना काम खत्म करती है तब LH का काम शुरू होता है। तो LH सिक्रेशन कब करना है ये भी हाइपोथैलेमस बताता है। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तब जाके हाइपोथैलेमस LH सिक्रेशन करने के लिए बताता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये LH फिर ओवरी में जाके क्या करता है? ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कराता है। पुरुषों में इसी प्रकार के हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ICSH कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? अंतरालीय कोशिका उद्दीपक हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो वृषण पर क्रिया करता है और मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न कराता है तथा इसके स्राव को नियंत्रित करता है। तो जैसे फीमेल्स में ओवरी से ईस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है जो कि FSH करवाता है, और ईस्ट्रोजन की ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा के कारण फिर LH सिक्रेशन होता है और ओव्यूलेशन होता है। लेकिन मेल्स में ओवरी नहीं होती है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है, लेकिन उनमें क्या होता है? टेस्टिस होता है, जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्माटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं। इसके लिए जो हार्मोन चाहिए होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बनाने के लिए टेस्टिस को कौन बोलता है? ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलता है। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है मेल्स में इसे क्या कहा जाता है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो मेल्स में जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेशन हो रहा हो एंटीरियर पिट्यूटरी से, उनमें इसे ICSH कहा जाता है या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। वो क्या करता है? वो टेस्टिस में मौजूद इंटरस्टिशियल सेल्स को उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, स्पर्माटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको डेवलप करवाने में भी टेस्टोस्टेरोन ही मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद रखना है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि फीमेल्स में ओव्यूलेशन करवाता है, और मेल्स में इसे ICSH कहा जाता है जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन करवाने में मदद करता है। और ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन फिर
हाइपोथैलेमस में असर दिखाता है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर बंद हो जाता है और LH का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ओव्यूलेशन के ठीक बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बाद जो दूसरा गोनाडोट्रोपिन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसको FSH भी कहा जाता है। यह भी एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्त्रियों में यह प्रत्येक मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरियन फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि एवं उनकी परिपक्वता को उद्दीप्त करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फॉलिकल को मैच्योर होने में हेल्प करता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करने में उसको हेल्प करता है। यह ओवरियन फॉलिकल को ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए भी उद्दीप्त करता है। ठीक है, तो FSH आपके ओवरी को ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए उद्दीप्त करता है। पुरुषों में यही FSH वृषणों की शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, जिससे शुक्राणुओं की उत्पत्ति या स्पर्माटोजेनेसिस होती है। साथ ही ये शुक्राणुओं के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि LH क्या करता है, LH टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन में मदद करता है और FSH क्या करता है मेल्स में, FSH स्पर्माटोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है। यानी जो स्पर्म सेल्स बनते हैं वो बनाने में FSH मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी इसकी हेल्प करता है स्पर्माटोजेनेसिस करने में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन दोनों साथ में मिलके स्पर्माटोजेनेसिस की प्रक्रिया कराते हैं। तो ये जो दो गोनाडोट्रोपिन्स मैंने आपको पढ़ाए जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मेल में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को क्या बोला जाता है, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन्स है ये हमेशा साथ में मिलके काम करते हैं। अगर इनमें से किसी भी हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में बिगड़ जाएगा और मेल्स में स्पर्माटोजेनेसिस की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। अगर FSH का सिक्रेशन सही हो रहा है और LH का सिक्रेशन नहीं हो पाता है टाइम में, तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कभी नहीं होगी और सारे जो फॉलिकल्स हैं वो बड़े तो हो जाएंगे, फिर बाद में जाके वो सिस्ट का रूप धारण कर लेंगे। वैसे ही मेल्स में भी दोनों ही हार्मोन चाहिए स्पर्माटोजेनेसिस के लिए। अगर किसी भी एक हार्मोन में प्रॉब्लम हुई तो स्पर्माटोजेनेसिस की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाया तो मेल में जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, जैसे आवाज मोटी हो जाती है ना, मेल्स में ये नॉर्मल होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम सिक्रेशन हो रहा है या सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो मेल्स में आप देखिएगा कि उसकी आवाज पतली रहेगी, लड़कियों की तरह आवाज रहेगी उसकी, है ना। बहुत सारे मेल्स भी आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी आवाज पतली होती है, जिनमें इनफर्टिलिटी होती है, स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है ना, तो वो लोग इनफर्टाइल होते हैं, वो लोग बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसा ही फीमेल्स के साथ भी है। अगर LH और FSH साथ में मिलके सही से काम ना करें तो इनफर्टिलिटी आ सकती है, बच्चा पैदा होने में, बच्चा कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस सब के साथ इनसे रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उनमें भी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। उनकी वजह से बॉडी में जो एक्शंस होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो भी सही से नहीं होगा, या फिर जो बॉडी की सेकेंडरी डेवलपमेंट होनी चाहिए मेल में भी और फीमेल में भी, वो भी सही से नहीं हो पाएगा। गोनाडोट्रोपिन्स के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में MSH भी कहा जाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट सेल को उद्दीप्त करता है। मेलानोसाइट सेल्स क्या होती हैं? ये स्किन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो स्किन को कलर प्रदान करती है। मतलब आपकी स्किन किस कलर की है ये मेलानोसाइट सेल से निकलने वाला मेलानिन पिगमेंट डिसाइड करता है। मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट बनाता है। MSH ज्यादा होने पर मेलानिन पिगमेंट भी ज्यादा बनने लगती हैं। गर्भावस्था में MSH का स्राव ज्यादा होने लगता है जिससे गर्भवती स्त्री के शरीर पर विविध रंजकता जैसे कि मेलाज्मा या क्लोआज्मा देखने को मिलती है। तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और कहाँ पे अपना एक्शन दिखाता है? ये स्किन में मौजूद
मेलानोसाइट्स के ऊपर अपना एक्शन दिखाता है। स्किन मेलानोसाइट्स, इस मेलानोसाइट्स को ये उद्दीप्त करता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। जब मेलानिन पिगमेंट्स प्रोड्यूस होने लगती हैं तो ये स्किन की जो कलर है वो चेंज होने लगती है। जो आपकी स्किन की नॉर्मल कलर है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही है। अगर वो मेंटेन होके ना रहे, मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनने लगे तो स्किन में डार्क कलर के दाग धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। अगर मेलानिन पिगमेंट कम बनने लगे तो स्किन में लाइट कलर के दाग धब्बे देखने को मिलेंगे, जैसे कि सफेद दाग हो जाएं। प्रेगनेंसी के टाइम में MSH का सिक्रेशन नॉर्मली बढ़ जाता है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया और होने लगती है ना। तो उसी के साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है? चेहरे पे दाग धब्बे आना, छाइयां छा जाना, जिसको मेलाज्मा बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, ये देखिए काले रंग की छाइयां छाई हुई है, या फिर इस तरह के काले डॉट जैसे दाग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मेलाज्मा या क्लोआज्मा बोला जाता है। ये जो मेलाज्मा होता है इसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। जैसे चेहरे पे आप एक मुखौटा लगा के रखो तो उसको मास्क बोलते हैं, है ना। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, तो इसको मास्क बोला जाता है, क्योंकि ये मुखौटा डिलीवरी के बाद अपने आप ही चला जाता है, ये मेलाज्मा अपने आप ही निकल जाता है, ये दाग धब्बे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मास्क बोला जाता है। ये परमानेंट नहीं होता है, प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होता है और डिलीवरी के बाद ही अपने आप खत्म भी हो जाता है। डार्क इरेगुलर पैचेस कॉमनली ऑन अपर चीक, नोज, लिप्स एंड फोरहेड ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में गालों पे, नाक पे, होंठों पे और फोरहेड पे, माथे पे भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसको मास्क कहा जाता है। और ये क्यों होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। यहाँ पे आप लोग कुछ और फोटोग्राफ्स भी देख रहे होंगे, ये सब प्रेग्नेंट लेडीज की फोटोग्राफ्स हैं। प्रेगनेंसी में पेट पर भी काफी दाग धब्बे देखने को मिलते हैं, जैसे लीनिया नाइग्रा है, ये देखिए, ये बीच में एक लाइन देखने को मिलती है, डार्क लाइन, उसको लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। इसके अलावा पेट पर भी मेलाज्मा देखने को मिल सकता है, या फिर इस तरह का मेलाज्मा, ये भी देखिए, ये बड़े साइज के धब्बे हैं, ये छोटे छोटे साइज के धब्बे, नीचे यहाँ पे बड़े साइज के धब्बे भी हैं, ठीक है। तो ये मेलाज्मा की पिक है, ये लीनिया नाइग्रा की पिक है, ये हल्की भी हो सकती है या फिर इस तरह से गाढ़ी भी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से देखिए स्ट्रेच मार्क्स, ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब मेलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये सब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत से ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली देखी जाती है। तो हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया। इसके आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।